नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूँ आपके साथ निधि तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। ऐसे में देश में सियासी माहौल चरम पर पहुँच गया है। सियासी सरगर्मियाँ बढ़ चुकी है, तमाम तरह की बयानबाजियाँ सामने आ रही हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हों। और अब इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे हंगामा मच गया है। दरअसल हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में वोट देने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए क्योंकि जो भी जीतेगा वो बीजेपी में आ जाएगा। इस तरह का उन्होंने दावा किया और इसके बाद जो है तमाम तरह की चीजें भी कही और कहा कि सवाल ये है कि कांग्रेस का उम्मीदवार कांग्रेस में रहेगा या नहीं, वो तो बीजेपी में आ जाएगा। तो यही सवाल उठता है कि आखिरकार जो विपक्ष के जितने भी विधायक है वो बीजेपी में क्यों शामिल हो जाएंगे, किस तरह से पहले से ही प्लानिंग की जा रही है या फिर क्या कुछ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपने देखा था कि कुछ महीने पहले अभी बीजेपी की एक सांसद ने भी इस तरह का दावा किया था कि आप बटन कोई भी दबाओ, आएगा तो मोदी ही। उसके बाद हालांकि उन्होंने माफी भी मांगी थी और क्या कुछ हुआ था, सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर, स्वागत है आपका। सर, हेमंत बिस्व शर्मा ने जो दावा किया है आपने देखा, वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस में कोई रहना ही नहीं चाहता, सब बीजेपी में आ जाएंगे, बस चुनाव हो जाने दीजिए, आप वोट चाहे कांग्रेस को दीजिए चाहे बीजेपी में दीजिए, सारे विधायक हमारे पाले में आ जाएंगे। क्या कहेंगे सर उनके इस बयान पर? देखिए निधि, वास्तविकता यह है कि जो लोग सत्ता में चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, वो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। यहां तक तो बात सही है। वो कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है। ये नहीं है कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में जाएंगे या बीजेपी के लोग कांग्रेस में आएंगे। जो भी सत्ता के नजदीक होगा, लोग उसके पास जाएंगे। इसलिए कि जो लोग शक्तिशाली हैं या जो लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि के हैं या अजीत पवार जैसे लोग हैं या एकनाथ शिंदे जैसे लोग हैं या हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोग हैं, जिन पे ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी चल रही थी, अगर आज कांग्रेस की सत्ता होती है कांग्रेस में आ जाते। क्योंकि इनको जो आरोप इनके ऊपर झेल रहे हैं और जिस प्रकार की इनको परेशानियां हो रही हैं, सत्ता में रहकर ही उसको बचा जा सकता है। और क्योंकि आज बीजेपी इस प्रकार की राजनीति करती है कि जिसपे भी ईडी सीबीआई की रेड होती है वो बीजेपी में आ जाता है अपने को बचाने के चक्कर में, क्योंकि निष्पक्षता नहीं है, कानूनी प्रक्रिया नहीं है। अगर कानूनी प्रक्रिया हो तो आपको दूसरी पार्टी में जाने, अब जैसे लोग पूछते हैं कि साहब पहले 70 साल तो ऐसे कभी नहीं हुआ, इस तरह से तो पार्टी लोगों ने चेंज नहीं की। लेकिन जो चुनावी बॉन्ड से पता चला, जो चुनावी बॉन्ड से रहस्योद्घाटन हुआ कि पहले आप रेट डालेंगे, रेट डाल के अब आपके पास तीन विकल्प हैं, या तो चुनावी बॉन्ड खरीद लीजिए या बीजेपी में चले जाइए या जेल चले जाइए। अब तीन विकल्प में जो कमजोर दिल वाले हैं वो या तो बीजेपी में चले जाएंगे, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा चुनावी बॉन्ड खरीद लेंगे, और जो हिम्मत वाले हैं, जो लड़ने वाले हैं, वो पलटी नहीं मारेंगे। तो ये ऐसा नहीं है हेमंत विश्व शर्मा ये थोड़ी गलती कर रहे हैं। अगर बीजेपी की जो वास्तविकता है, अगर 40-50 सीटें कम हो गई, उसके बाद बीजेपी के लोग छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आएंगे। जैसे आज झारखंड के एक बहुत बड़े नेता जो 3 बार के पूर्व विधायक थे, जो मंत्री थे और जिनका पूरे लोकसभा क्षेत्र झारखंड के अंदर अपना प्रभाव है, आज वो कांग्रेस में आ गए हैं। अब आप देखिए जिस प्रकार से हो रहा है, वरुण गांधी के बाद हो रहा है, मेनका गांधी के बारे में हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, जहां जहां टिकट अनाउंस कर रही है बीजेपी, वहां वहां लोग जो है वो सदानंद गौड़ा के बारे में कल हमने बात की थी, हमने ईश्वरप्पा के बारे में बात की थी। सदानंद गौड़ा भी कांग्रेस की तरफ आने के लिए तैयार बैठे हैं। ईश्वरप्पा कह रहे हैं हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो ये जो कह रहे हैं ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ गलत बोल रहे हैं कि लोग बीजेपी में जाते हैं, लोग सत्ता की तरफ जाते हैं। आज जिन लोगों के घर में बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, अगर जून में कांग्रेस जीतेगी, इनके घर में तिरंगा लग जाएगा, 24 घंटे नहीं लगेंगे। इसलिए कि उनको अपने हितों की रक्षा करने के लिए उधर जाना पड़ेगा। और मैं श्याम रजक को सुन रहा था कल बिहार के अंदर, जो उधर पशुपति पारस ने, उन्हें टिकट नहीं मिला, 5 साल तक मजे लिए, उन्होंने आनंद लिए, मंत्री बने रहे, अपने सारे वो किए, और क्योंकि उनको बीजेपी ने जैसे बाकी लोगों को धोखा देता है उनको भी धोखा दे दिया, अब वो चाह रहे हैं कि आरजेडी के साथ उनका गठबंधन हो जाए। श्याम रजक ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए दरवाजे नहीं खुले हैं।
जिन्होंने अपने उनको केवल यह है कि उनको चुनाव लड़ना है, ऐसे दल में रहना जिससे वो आगे उनका राजनीतिक भविष्य जीवित रहे, ऐसे लोगों को इंडिया गठबंधन को अपने साथ नहीं लेना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर प्रकाश अंबेडकर जी ने स्पष्ट कर दिया है, कांग्रेस जो 8 सीटें लड़ेगी उसमें हम पूरी तरह से कांग्रेस का साथ देंगे। और आप जानते हैं विदर्भ एरिया में जो कांग्रेस का वोट बैंक है और जो प्रकाश अंबेडकर जी का वोट बैंक है वो एक ही वोट बैंक है। इसका मतलब यह है कि 8 की 8 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने वाली हैं। और 2024 का जो चुनाव है, क्योंकि एक एक सीट उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 8 सीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, आपने उसके बारे में तो प्रकाश डाल ही दिया। आपने महाराष्ट्र के बारे में बोला, और आपको क्या लगता है कि आखिर बीजेपी आश्वस्त क्यों नहीं नजर आ रही है? क्योंकि 400 पार का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। क्या इसीलिए बीजेपी महाराष्ट्र में राज ठाकरे की शरण में पहुंच गई है? बताइए, राज ठाकरे का वास्तविकता में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या स्थान है? हर इलेक्शन में उनके वोट कम हो रहे हैं, और इस बार तो उनके वोट जो हैं इतने ज्यादा कम हो गए कि नगण्य है, उनका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, राज ठाकरे की रेपुटेशन क्या है? उत्तर प्रदेश बिहार वालों की पिटाई करना। राज ठाकरे का नुकसान केवल इनको महाराष्ट्र में नहीं होगा, जो उत्तर प्रदेश के बिहार के हम जैसे भैये लोग जो हैं, पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच में विभाजित होते थे, वो सारे के सारे इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। मराठे इनको वैसे ही वोट नहीं देने वाले हैं, दलित इनको वैसे ही वोट नहीं देने वाले हैं, मुसलमान इनको वैसे ही नहीं वोट देने वाले हैं। तो अपना नुकसान कर रहे हैं राज ठाकरे को लेके। इसका माने इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। अभी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को तो ये मना नहीं पा रहे हैं सीट शेयरिंग में, अब राज ठाकरे को अगर 2 सीट दे देंगे तो और उनके ज्यादा समस्या बढ़ जाएगी। तो हर जगह इनके लिए इतनी ज्यादा समस्या हो गई है, इसीलिए ये सीटों का डिक्लेरेशन है। राहुल कसवा ने बिल्कुल राजस्थान के अंदर श्योर शॉट जीत रहे हैं, जो अभी बीजेपी के 2 बार के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके पिताजी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनकी मां भी विधायक थी, वो 100% जीत रहे हैं। वही चौधरी विजय सिंह का हाल है, जो हिसार के अंदर अभी बीजेपी के सिटिंग एमपी छोड़ के कांग्रेस में आए। तो इनके यहां आ रहे हैं ऐसे लोग जो थके मांदे हैं, जो कोई चुनाव नहीं जीत सके, वो बीजेपी में जा रहे हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में 6 विधायकों की इन्होंने छुट्टी कर दी, बताइए, सोचिए। अब 6 विधायकों की ये सोचना चाहिए था, अभी उनकी विधायकी बरकरार रहती, 4 साल तक आनंद लेते। अब वो इनके चक्कर में पड़ के उन्होंने जो है इनका साथ दे दिया, कहीं उत्तराखंड घूमे, कहीं चंडीगढ़ घूमे, और उसके बाद अब नया चुनाव भी घोषित हो गया, बीजेपी उनको टिकट देगी नहीं, कांग्रेस उनको टिकट देगी नहीं, राजनीतिक भविष्य खत्म कर लिया। तो ऐसे लोग जो कि शॉर्ट टर्म गेन के लिए इस प्रकार से अपनी प्रतिबद्धता को बदलते हैं, उनको फल भुगतना पड़ा। 6 विधायक आज जो है बाएं दाएं हो गए, उनको टिकट बीजेपी नहीं दे रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये हेमंत विश्व शर्मा हो सकता है जब कांग्रेस की सत्ता है, ये भी कांग्रेस में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका संघर्ष आसाम के अंदर केवल ये था कि तरुण गोगोई को हटा के, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, मुझे चांस दीजिए। कांग्रेस कह रही थी कि तरुण गोगोई की उम्र हो गई है, उसके बाद आपको चांस देंगे, और इस चक्कर में इन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली, और कल ये कोशिश करेंगे फिर कांग्रेस में आने की, इंडिया अलायंस में आने की, जिसकी मेरे ख्याल से इनको गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल पक्की है कि अगर लोकतंत्र कायम रहा और जो ये मशीनरी है ईडी और सीबीआई की, इसका इस प्रकार से दोहन नहीं हुआ और इस प्रकार से इनका दुरुपयोग नहीं हुआ, तो ये रिवर्स माइग्रेशन भी हो सकता है। अभी तक तो एक दिशा में लोग जा रहे हैं ईडी सीबीआई के डर के, रास्ता इन्होंने दिखा दिया है। जब इंडिया की गवर्नमेंट आएगी तो इसके बाद ईडी सीबीआई इनके दरवाजे पे जाएगी। हेमंत विश्व शर्मा को अपनी ईडी सीबीआई का, अपनी पत्नी को 10 करोड़ का जो उन्होंने वो ठेका दिलवाया, पता नहीं क्या क्या किया, जो हम लोगों ने यूट्यूब चैनल में सुना, उसका जवाब ईडी सीबीआई को इन मुख्यमंत्री को और बाकी ऐसे लोग, अशोक चौहान की भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मसला उठेगा जब इंडिया गठबंधन जीतेगा। अजीत पवार को भी अपना जवाब देना पड़ेगा, और अजीत पवार की इतनी बुरी हालत है, उनके परिवार के लोग उनका विरोध कर रहे हैं कि शरद पवार जैसे हमारे परिवार के मुखिया को धोखा देने वाला आदमी, हम इसका साथ नहीं देंगे, और बारामती में अपनी पत्नी को लड़ाएंगे, अच्छी तरह से हारेंगे, सुप्रिया सुले जीतेंगी। हवा बदल रही है, इसलिए बदल रही है कि हम लोग शुचिता को सपोर्ट करते हैं, हम स्वच्छता को सपोर्ट करते हैं। और अगर हेमंत विश्व शर्मा ये सोचते हैं पैसे के बल पे, ईडी सीबीआई के बल पे लोगों को खरीद लेंगे, ये तभी तक चल रहा है जब तक सत्ता है। सत्ता बदलेगी, ये लोग उधर चले जाएंगे जो उधर से इधर आए थे।
जी, बिल्कुल। और अगर वो इतने ही आश्वस्त हैं सत्ता को लेकर, तो फिर उन्हें खरीद-फरोख्त करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? फिलहाल और इसी को लेकर तो राहुल गांधी ने हमला किया था, जिसको पीएम मोदी ने बिल्कुल धार्मिक रंग दे दिया। उन्होंने तो यही कहा था ना कि ईडी, सीबीआई जैसी शक्तियों का दुरुपयोग करके जो है बीजेपी चुनाव जीतती है, अपने पाले में विधायकों को कर लेती है। तो हमें इस शक्ति से लड़ने की ज़रूरत है। और उसको सांप्रदायिक रंग दे दिया पीएम मोदी ने, और क्या कुछ कहा आपने देखा ही है। और फिलहाल चुनाव आयोग में शिकायत कर दी गई है कांग्रेस के द्वारा। और क्या लगता है चुनाव आयोग कुछ एक्शन वैक्शन लेगा, कुछ नोटिस जारी करेगा? नहीं नहीं, देखिए, चुनाव आयोग जो है वो तो बीजेपी के लिए तो कुछ बोलेगा नहीं। कितना धार्मिक वो उन्माद फैला दें, कितनी बातें कर लें, धर्म का उपयोग चुनाव में कर लें, चुनाव आयोग कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन सर, वो कि शनिवार को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम मतलब हमारे लिए सारे दल एक बराबर है, हम सबके खिलाफ एक्शन लेंगे। नहीं नहीं, वो कहने की बात और है, करने की बात और है। वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। वो केवल कांग्रेस को और उनके जो टीम्स हैं, वो केवल अपोजिशन इंडिया अलायंस के धन स्रोतों को बंद करने के लिए, उन्हें रेड करने के लिए, उन्हें बंद करने के लिए अब अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं। माने जो इनके खिलाफ कुछ बोलेगा, लोकतंत्र का ये बिल्कुल एक प्रकार की अ, शव यात्रा निकाल कर ये उसको जेल भेजने के चक्कर में रहते हैं। एक केस में नहीं हुआ तो जल बोर्ड वाले केस में अरविंद केजरीवाल को अंदर करने के चक्कर में है। तो ये तो जो लोग बचे हैं आज की तारीख में इंडिया गठबंधन में, वास्तविकता में ये शेर लोग हैं, ये वीर लोग हैं, जो ईडी सीबीआई से नहीं डरे। शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, हेमंत सोरेन हैं। अब हेमंत सोरेन की जो भाई की पत्नी है, वो भी कल बीजेपी में चली गई। अब क्या सोच रही हैं, जो शिबू सोरेन की वो संस्कृति है और जो आदिवासियों की संस्कृति है, उसे धोखा करके और अपने जेठ या देवर क्या है मुझे नहीं पता, कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर परिवार के अंदर इस प्रकार एक भाई को आतंकित किया जा रहा है, उसको डराया जा रहा है, तो अब हेमंत सोरेन अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते, उन्हें कुछ ना होता। मतलब केवल मुद्दा यह है कि या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो या जेल जाओ। ये कैसा लोकतंत्र है? ऐसा लोकतंत्र कहां होता है? खुलेआम देखिए, अब जैसे आरोप लग रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल्स में देखिए, आप फेसबुक पे देखिए कि बीफ बनाने वाली कंपनियों से चंदा इन्होंने लिया है। जो ये गेमिंग कंपनी थी, इसके बारे में एक कानून बनने वाला था, इसे बैन किया जाए, और क्योंकि उसने इतना मोटा पैसा दे दिया, वो बैन करने की जो एप्लीकेशन थी उसको पेंडिंग में डाल दिया। तो देखिए, हमारी पीढ़ी को, हमारी अगली पीढ़ियों को इस प्रकार अगर केवल पैसे के लिए खत्म कर दिया जाएगा, हाँ, ये आगाह करना बहुत आवश्यक है। एक तरफ अथाह पैसा है, बहुत पैसा है, और दूसरी तरफ बिल्कुल ये लोग निरीह भाव से बिना पैसे के लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके जो बैंक अकाउंट से उनको फ्रीज कर दिया गया है, उनके पास पैसा नहीं है। अब ये तो जनता का कर्तव्य है कि देश में अगर लोकतंत्र देखना चाहते हैं, एक ऐसा आपसी तंत्र देखना चाहते हैं जिसपे सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें, तो और प्रकाश अंबेडकर जी ने जो अपना स्टैंड लिया है वो काबिले तारीफ है। और महाराष्ट्र के अंदर आप जानती हैं कि जो प्रकाश अंबेडकर जी की केवल महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो छवि है, उसके अनुसार जो 5-6% का वोट का डिफरेंस जो है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। पिछली बार के इलेक्शन में वो इंडिपेंडेंट लड़े थे और कम से कम 10 सीटें उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी को हराई थी। इस बार 15 सीटें वो बढ़ जाएंगी, पहले की सीटें बढ़ जाएंगी। इस बार अगर बीजेपी और उनके अलायंस को 10-12 सीटें मिल जाए महाराष्ट्र के अंदर तो बहुत बड़ी बात जी, बिल्कुल। और इसी ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी हो रहा है। 3 नेता तो पहले ही जेल में हैं, और अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, बार-बार समन भेजे जा रहे हैं। और इसी को लेकर बुधवार को ईडी को तलब किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, और कोर्ट ने ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है, क्योंकि जो केजरीवाल है वो बार-बार यही कह रहे हैं कि और जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो ये कह रहे हैं कि 2 नेताओं की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, और अब ईडी जो है वो केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। वो भाग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें सुरक्षा मिली तो वो पेश हो जाएंगे। अगर उन्हें बोल दिया गया कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो आपको लगता है कि ऐसी कोई दलील जो है वो देगा ईडी कि वो गिरफ्तार नहीं करेगा? गिरफ्तार करने के लिए तो सारी कोशिशें हो रही हैं। नहीं नहीं, देखिए, मुझे नहीं समझ में आता, मैं कानूनविद नहीं हूं, लेकिन किसी को अरेस्ट करने की क्या आवश्यकता है? भाई, ईडी सीबीआई की टीम जाए, अरविंद केजरीवाल से टाइम ले, 1 घंटे उनका इंट्रोगेशन करे। देखिए, अरेस्ट करने की स्थिति तो तब आती है जब कोई आदमी भागने की स्थिति में हो, कि वो भाग गया, इसलिए भागे नहीं, इसलिए उसको अरेस्ट किया जाता है। दूसरी बात ये होती है, क्या वो गवाहों को गुमराह कर सकता है? अरे, जब कह रहे हो कि फाइलों के अंदर सारे आंकड़े हैं,
संजय सिंह को बंद किया, मनीष सिसोदिया को बंद किया, मनी ट्रेल है नहीं भाई। अगर 100 करोड़ का कोई उन्होंने घपला किया है, 100 करोड़ खाए हैं, 100 करोड़ कहीं तो होंगे। कहां है वो 100 करोड़? कोई एसेट खरीदा गया है, किसी बैंक अकाउंट में है, कोई पता चला कि पैसे कितने दिए, किसने दिए, कहां दिए, किसने लिए, कहां गए, कुछ तो मनी ट्रेल होना चाहिए ना। वरना तो किसी पे भी आरोप आप लगा सकते हैं, जैसे अनिल देशमुख भी महाराष्ट्र के अंदर लगाए कि 100 करोड़ का महीना वसूली करते थे ये, और बाद में पता चला कि वो एक्यूज पुलिस कमिश्नर लगाए, और उसके बाद कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। संजय वो जो है राउत, उनको बंद कर दिया गया। तो देखिए, इंट्रोगेशन कीजिए, इंट्रोगेशन से किसी को नहीं भागना चाहिए, लेकिन सबूत दीजिए, बल्कि जो एक्यूज्ड है उसको भी सबूत देने चाहिए कि देखिए आपके खिलाफ ये सबूत है, फाइल में लिखा हुआ है, ये बैंक में पैसा आपका जमा हुआ है, ये फिक्टिशियस अमाउंट में या शेल कंपनी में पैसा गया है, ये आपके सामने प्रूफ है, और अब इसको प्रूव कीजिए कि प्रूफ नहीं है, वो कोर्ट जाएगा। लेकिन क्योंकि इस कानून के अंदर ईडी के ये है, ओनस ऑफ प्रूफ टू प्रूव दैट यू आर नॉट गिल्टी इज ऑन द एक्यूज्ड, इसलिए एक्यूज कहता है भैया, जो उसे ये नहीं पता है किस धारा में उसको बंद कर रहे हैं, किस चीज में उसे। अरविंद केजरीवाल यही तो पूछ रहे थे पुराने वाले केस में, ये बताइए मुझे ऐसे विटनेस बुला रहे हैं या एज एक्यूज बुला रहे हैं, वही ईडी जो है बताने के लिए तैयार नहीं है। भाई एक्यूज बुला रहे हैं तो बताइए मैं एक्यूज कैसे हूं। अरे एफआईआर में नाम नहीं होता, और उसके बाद किसी भी आदमी को बना लीजिए, उसे ये भी मत बताइए कि वो एक्यूज है, फिर उसे अरेस्ट कर लीजिए। जब कोर्ट पूछे उससे कहिए साहब अभी और थोड़ी पूछताछ करनी है, 1 महीने का एक्सटेंशन दे दीजिए, फिर 3 महीने का एक्सटेंशन दे दीजिए, और इलेक्शन जब खत्म हो जाएगा, इंडिया अलायंस आएगा, सबको छोड़ देंगे। इंडिया अलायंस नहीं आएगा तो सबको 10-12 साल के लिए अंदर रखेंगे। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल इसी तरह से किया जा रहा है, और पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो मशीनरी का प्रयोग है या फिर संस्थाओं का प्रयोग है, सरकारी संस्थाओं का प्रयोग है, वो लगातार किया जा रहा है। सर क्या लगता है कि इस बार भाजपा की चुनावी जीत में आरएसएस का क्या हाथ होगा? देखिए, आरएसएस का क्या होता होगा मुझे नहीं पता, मुझे आरएसएस वालों से बहुत ज्यादा संपर्क नहीं होता है, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूं उनका रुख क्या होगा। देखिए, आरएसएस से जो तपे तपाए नेता हैं, जो 40-50 साल जिन्होंने बीजेपी को खड़ा करने में और रोज शाखा लगाने में और पार्क में 1 घंटे वो डंडा वंडा लहराने में उन्होंने अपना समय वेस्ट किया है, सारे राज्यसभा टिकट तो कांग्रेसियों को मिले हैं। अशोक चौहान को मिल गया, कहीं वो आरपीएन सिंह को मिल गया, और कहीं वो क्या नाम है उनका, कौन थे वो, शरद पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल थे, जिनपे दाऊद इब्राहिम से रिश्ता रखने के आरोप थे, वो आज के तारीख में राज्यसभा के अंदर है। तो सवाल यह है कि अगर मैं बीजेपी में होता और मेरे को 40 साल मेहनत करता और जब कोशिश करता मुझे कोई टिकट मिल जाए, उस समय कांग्रेसी को बुला के टिकट दे दिया गया होता। अब बताइए, केपी यादव, उन्होंने 1.5 लाख वोट से हराया सिंधिया जी को, सिंधिया जी मंत्री बन गए और केपी यादव का टिकट काट दिया, टिकट दे दिया सिंधिया जी को। तो केपी यादव जी के दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे, तो आरएसएस क्या सोच रहा होगा। भाई जिसको आप हराते हैं वो मंत्री बन जाता है, और जिसको जिताते हैं उसको टिकट नहीं मिलता। और अभी मैं देख रही हूँ सर, झारखंड में जो है कुछ विधायक है वो कांग्रेस में शामिल हो जा रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो जा रहे हैं। तो एक तरफ तोड़फोड़ उधर भी चल रही है और इधर भी चल रही है बराबर की। तो आज जो है कहा जा रहा है कि झारखंड में सीटों का ऐलान भी हो सकता है, सीटों पर जो सहमति है वो पूरी हो चुकी है। सर क्या लग रहा है किस तरह से झारखंड या फिर बिहार या फिर महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी फंसी हुई है, कितनी सीटों का नुकसान हो सकता है? अरे सबसे ज्यादा नुकसान तो कर्नाटका और तेलंगाना में होना है, और केवल कर्नाटका और तेलंगाना में ही इनकी 30 सीटें कम होनी है। पिछली बार इनको 26 सीटें मिली थी कर्नाटका में और 4 सीटें मिली थी तेलंगाना में। इस बार 1-2 सीटें मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो इनका सत्ता में आना तो केवल 2 स्टेट खत्म कर देंगे। तेलंगाना में सारे के सारे लोग जो है कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, बीआरएस के भी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी कहीं लड़ाई में नहीं है। वही कर्नाटका में है, देवे गौड़ा साहब भी नाराज बैठे हुए हैं, सदानंद गौड़ा भी नाराज बैठे हुए हैं, वो ईश्वरप्पा भी नाराज बैठे हुए हैं। सब कुछ जो है आपने येदियुरप्पा साहब को दे रखा है, और येदियुरप्पा साहब पे पॉस्को एक्ट लगा हुआ है। तो अब ये आप बिहार की वही स्थिति है। अब वो चिराग पासवान, पशुपति पारस, लेकिन अब होगा क्या, चिराग पासवान कोशिश करेंगे जेडीयू के कैंडिडेट हार जाएं,
नीतीश कुमार कोशिश करेंगे चिराग पासवान के कैंडिडेट हार जाए, तो जो 20-25 हजार की मार्जिन होती है एक दूसरे के खिलाफ, अब ये आपने बिठा तो लिए दो, ये चिराग पासवान और वो एक दूसरे के दुश्मन है। अच्छा, एक और हैं वो सम्राट चौधरी साहब, वो पगड़ी वगड़ी लगाए बैठे हैं। उन्होंने कहा पगड़ी तब उतारूंगा जब नीतीश कुमार को गद्दी से उतार दूंगा। अच्छा, उन्हीं के नीचे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, पगड़ी नहीं उतारी है। अब वो पगड़ी उतारने के चक्कर में होंगे, नीतीश कुमार पगड़ी बचाने के चक्कर में होंगे, तो वो नीतीश कुमार के लोगों को हराएंगे। अरे कम से कम आज कांग्रेस में, आरजेडी में जो लोग बचे हैं, ये वो लोग हैं जो कि निष्ठावान रहे, जिन्होंने ईडी सीबीआई से नहीं डरे। इसलिए एक तरफ वो लोग हैं जो निष्ठावान हैं और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो केवल ईडी सीबीआई के डर से या पैसे के लालच में उधर चले गए हैं, जिनको पता है आगे इलेक्शन जीतना इतना है नहीं, जितना कमाना है कमा लो। बिल्कुल सर, चाहे इलेक्शन कितने भी जीत ले, लेकिन कानून व्यवस्था किस तरह की है आप देख रहे हैं। यूपी में आज जो है डबल मर्डर हुआ, 2 मासूम बच्चों की हत्या हुई है और उसके बाद जो है जो सीएम योगी है वो कहते हैं हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अगर इतना ही डर होता अपराधियों में, इतनी ही कार्रवाई हो रही होती, तो इस तरह के डबल मर्डर क्या देखने को मिलते? नहीं, देखिए उनका जो छोड़ेंगे नहीं वाला जो स्टेटमेंट होता है, वो मोदी जी का, माननीय मोदी जी का या माननीय योगी जी का, उसको ठीक से समझिए। छोड़ेंगे नहीं का मतलब अपने अंदर ले लेंगे। छोड़ेंगे नहीं मतलब वो अजीत पवार को छोड़ेंगे नहीं का मतलब क्या हुआ कि अजीत पवार को बीजेपी ज्वाइन करा देंगे या उनके साथ गठबंधन कर लेंगे। एकनाथ शिंदे को छोड़ेंगे नहीं, अपने यहाँ ले लेंगे। हेमंत शर्मा पे आरोप लगाएंगे, अपने पास ले लेंगे। शुभेंदु अधिकारी को ले लेंगे। इसका मतलब यह है हम किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, सबको अपने पास ले लेंगे। जितने दुर्दांत लोग हैं, जितने दबंग लोग हैं, उनको टिकट मिले। ब्रजभूषण शरण सिंह पे कोई एक्शन हुआ? सेंगर साहब पे कोई एक्शन हुआ? मिश्रा जी पे कोई एक्शन हुआ? किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ऐसे दबंग छवि के लोग, जिनसे लोग, अच्छा ये जो बार बार कहते हैं ना कि जीतेंगे तो हम ही, उसका केवल अभिप्राय ये होता है जो गुंडे बदमाश या दबंग टाइप के लोग हों, उनको ये मैसेज दिया जा सके कि भैया चुनाव में अगर तुमने अपोजिशन का साथ दिया, सत्ता में आएंगे तो तुम्हें ठोक देंगे। इसलिए हिम्मत मत करना उन्हें पैसा देने की या उनका सपोर्ट करने का। ये साइकोलॉजिकल वॉर लड़ते हैं और जनता को इस साइकोलॉजिकल वॉर में डरने की आवश्यकता नहीं है। भाई हम लोग जैसे भले चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल बच्चे थे और अपने अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, उनको ये डर नहीं लगता होगा कि अंग्रेज अगर पकड़ लेंगे तो मारेंगे, काट देंगे, गोली मार देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे। चढ़ गए फांसी पे। भाई देश के लोकतंत्र को बचाना और देश की खूबसूरती को बचाना जैसे उन लोगों का कर्तव्य था, मेरा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है। अगर इसलिए कर्तव्य से विमुख हो जाएं तो कि साहब हमें 60 रुपए की पेंशन मिल जाएगी, हम अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे लेकिन माफीनामा दे देंगे, तो अगर वैसा बनना चाहते हैं तो वैसे बने, नहीं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह 10 साल जेल में रहे। जो उनके पति, उनका पिता, उनका पत्नी, उनके बच्चे सब जेल के अंदर रहे। उनको व्हाट्सएप जो है सिद्ध करता है कि वो राष्ट्र विरोधी थे, और जो लोग माफी मांगते थे, जिनका स्वतंत्रता संग्राम से ना उसमें कोई संबंध नहीं था, और जो माफी मांग के 60 रुपए की पेंशन लेके छूटे थे, वो उनके हिसाब से वीर हो गए। तो यहां प्रश्न ये है, आप राष्ट्र हित में देश को जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या अंग्रेजों के साथ समझौता करने की तरह जैसे लोग कर रहे थे आज की तारीख में वो कर रहे हैं? यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट ए डेमोक्रेटिक इंडिया, ए स्ट्रॉन्ग नेशन, और यू वांट ए डिवाइडेड नेशन। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आपने देखा आज की चर्चा हुई हेमंत बिस्व शर्मा के बयान को लेकर, तो और अखिल स्वामी जी ने खूब अच्छे से उनके बयान के मायने भी समझाए और क्यों इस तरह के बयान लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से दिए जाते हैं, ये भी बताया। कैसी लगी आपको ये चर्चा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन भी करें। नमस्कार।